मेरे भाई जरा एक बार सोच कर देखो कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में फेल होने की खबर तुम्हारे घर वालों को स्कूल में बुला कर दी जाए, तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू है और टीचर्स तुम्हारे पेरेंट्स को डरा कर कहते हैं कि इस साल आपका लड़का 10th बोर्ड्स में फेल होने वाला है। जिस दिन मेरे साथ ये हुआ था उस वक्त मुझे भी यही लगा था कि शायद मैं इस साल फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सचमुच में पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन जब घर वालों की आंखों में आंसू देखा तो मेरा दिमाग एकदम से एक्टिव हो गया। ऐसा समझो कि मैं फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया और मैंने अपने आप से कहा कि कुछ भी हो जाए फेल तो मैं नहीं होऊंगा। मैंने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप से कहा कि मेरी रियल पोटेंशियल तो मैं खुद नहीं जानता, तो उस टीचर को कैसे पता चल गया। लेकिन मैं अंधी मेहनत करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। मुझे ये तो पता था कि सिलेबस तो पूरा होने से रहा, इसीलिए मैंने अपने लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई और एग्जामिनर की साइकोलॉजी को हैक किया। ऐसा समझ लो कि मैंने अपने दिमाग से एग्जाम पास करने के तरीके निचोड़ के निकाल लिए थे, और वही सब चीजें जो मैंने अपने आप को पास करवाने के लिए खोजी थी, इस्तेमाल की थी, मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आज तुम्हें दे दूं। और अगर तुमने उसे 100% फॉलो कर लिया तो फेल तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारे परसेंटेज तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को तोड़कर बहुत ऊपर चले जाएंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो और एक अच्छे इंसान के नाते कमेंट सेक्शन में जाओ और लोगों को बताओ कि इस वीडियो में वैल्यू है या नहीं। देखो, ध्यान से इस बात को समझ लो कि हमें करना क्या है। हमें पुरानी सारी बातों को दिमाग से निकाल कर सिर्फ दो चीज पर ध्यान देना है, और ये दो ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहला ये कि एग्जाम से पहले हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं, हम उन दिनों में अपने दिमाग के अंदर फीड क्या करते हैं। तुम्हें अपने दिमाग को एक हार्ड डिस्क की तरह ट्रीट करना होगा। इस टाइम पर भी अगर राइट इन्फॉर्मेशन की जगह डिस्ट्रैक्टेड रहकर दिमाग में इंस्टाग्राम रील्स फीड करते हो, तो जब तुम एग्जाम रूम में एकदम शांत हो जाओगे और तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस करना होगा, उस वक्त तुम्हारे दिमाग से वही चीजें बाहर आएंगी जो चीजें तुमने अपने दिमाग में फीड करी हुई थी। उस टाइम पर भी तुम्हारे दिमाग में इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स घूम रहे होंगे। और अगर यकीन नहीं होता तो जब तुम एग्जाम रूम में रहोगे तो अपना सर घुमाकर देख लेना, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो लिखना छोड़कर अपने ही सपनों की दुनिया में खोया होगा। इसीलिए एग्जाम के पहले के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें फोकस्ड होकर फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालना होगा, ताकि वही चीजें बाहर आए जो सचमुच में काम की हैं। कम से कम अभी के लिए वो कंटेंट जो तुम्हारे दिमाग पर चिपक जाता है लेकिन कोई वैल्यू नहीं देता, उसे देखना बंद कर दो और इंस्टाग्राम ऐप को तो डिलीट ही कर दो। और अब अपने दिमाग को फीड क्या करना है, कैसे करना है, ये समझो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे कुछ मेंटल बैरियर्स को हटाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें रोकते हैं जब तुम तैयारी करना शुरू करना चाहते हो। पहला मेंटल बैरियर ये है कि हम सब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसे किसी एलियन ने बनाया है। हम उस सब्जेक्ट को अपनी क्षमता के बाहर का समझते हैं और इसीलिए फिर हम उस सब्जेक्ट को अपना दुश्मन बना लेते हैं। हम उस सब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं जैसे वो सब्जेक्ट हमसे कह रहा है कि तेरी तो औकात ही नहीं है मुझे पढ़ने की। हमें ये सोचना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का नॉलेज किसी इंसान ने ही इकट्ठा किया है, वो हमारे जैसा ही था, और अगर उसको समझ आ गया तो मुझ में भी कोई कमी नहीं है कि ये मुझे समझ ना आए। चलो देखते हैं वो सब्जेक्ट मुझे समझाना क्या चाहता है। जिस इंसान ने ये सब बनाया उसका लेवल डेफिनेटली मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये सारा नॉलेज दिया ही इसीलिए है ताकि हम इसे ग्रहण करके उसके लेवल तक पहुँच जाएं। वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा भला चाहता है, या फिर कम से कम मुझे कुछ सिखाना चाहता है। मेरी पोटेंशियल इस सब्जेक्ट से भी ऊपर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस सब्जेक्ट को समझना होगा। दूसरा मेंटल बैरियर ये है कि हम सोचते हैं कि मैं पहले भी फेल हो चुका हूं तो मैं अब भी फेल हो जाऊंगा। देखो भाई, इंसान के बारे में एक चीज बहुत ही ध्यान से समझ लेना। हम इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट थॉट्स को रिसाइकल करके अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, और क्योंकि हम ऐसा करते हैं वो चीजें हो भी जाती हैं जो हमने प्रिडिक्ट की थी अपने बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो सब कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम जानते थे वही होगा, वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर तुम ही नए इंसान नहीं बने तो कोई नई चीज तुम्हारे साथ कैसे हो जाएगी। इसको ऐसे समझो कि तुम एक रोबोट हो जिसने अपनी कुछ कोडिंग कर ली है, जिसकी वजह से वो एक ही गलती बार बार करता है, और इसीलिए वो बिना उस कोडिंग को चेंज किए अपनी उस गलती को भी सुधार नहीं सकता। तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि जब तक अपने पास्ट को पकड़ कर रखोगे तब तक एक नया फ्यूचर बना पाना इम्पॉसिबल है। मुझे एक बात बताओ कि अभी अगर मैं तुम्हारे सर पर एक हथौड़ा मारूं और तुम्हारी सारी याददाश्त चली जाए और अब तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा फ्यूचर वही होगा जो तुमने पहले प्रेडिक्ट किया था? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अब कुछ याद ही नहीं है कि तुम कितना फेल हुए हो या फिर कितने गिरे हुए इंसान हो। इसीलिए भूल जाओ अपने पास्ट को, सब कुछ बदल जाएगा। एक और मेंटल बैरियर है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कवर होगा? तो इसका जवाब है कि अरे भाई, अभी मैंने कहा कि अपने पास्ट को भूल जाओ। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सब भूल जाओ। सबसे पहली बात कि पूरा सिलेबस तो हमें कवर
करना भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि कितना होगा कितना नहीं होगा ये वाला माइंडसेट हटा के हमें ये वाला माइंडसेट लेके आना होगा कि चलो देखता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ, क्योंकि अब हम अपने आप को अपने पास्ट से जज नहीं करते। और अब आखिरी और सबसे बड़ा मेंटल बैरियर जो कि है प्रोकास्टिनेशन। देखो भाई, प्रोकास्टिनेशन करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि तुम यही कर करके यहाँ तक पहुँच गए हो, और अगर और ज्यादा किया तो एग्जाम तक भी बिना प्रिपरेशन के पहुँच जाओगे। और एग्जाम से पहले जब तुम टॉपर्स के चेहरे पर भी डर देखोगे तब तुम्हारे पिछवाड़े से पसीना आने लग जाएगा। इसीलिए बता दूं कि समय नहीं है और अब ये अर्जेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो चलो अब तुम तैयार हो पढ़ने के लिए, अब जरा स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखो, हमें हवा हवा में कुछ भी उठाकर पढ़ना शुरू नहीं कर देना है। हमें ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम में आया हुआ हर एक क्वेश्चन हमें फेमिलियर लगे। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रिपरेशन कुछ ऐसी हो कि पूरे पेपर में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो हम एक टॉपर की तरह लिखें, लेकिन बाकी क्वेश्चंस के बारे में भी हमें कुछ तो पता ही हो। ये समझ लो कि क्वेश्चन तो हम कोई भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मार्क्स चुराने का कोई भी चांस हम नहीं छोड़ सकते। अब ध्यान से सुनो, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन पेपर को जीतने के लिए कर रहे हैं। तो हमारी जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो उस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख कर ही होगी। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें हर सब्जेक्ट की 4 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट होगी पिछले 5 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, दूसरी लिस्ट होगी हाईएस्ट मार्क्स कैरिंग क्वेश्चंस की, तीसरी लिस्ट होगी हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, और चौथी लिस्ट होगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल क्वेश्चंस की लिस्ट। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करने के लिए दिए जाते हैं, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दिया जाता है। ये सारा डाटा तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगा, और अब तो चैट जीपीटी आ गया है, वो तुम्हारी पूरी मदद कर देगा। ये चारों लिस्ट बनाने के बाद तुम्हें एक 5वीं लिस्ट भी बनानी है, जिसमें तुम्हें उन क्वेश्चंस को रखना है जो कम से कम 2 लिस्ट में कॉमन आ रहे हैं। अब ये 5 लिस्ट बनाने के बाद यही तुम्हारा पूरा सिलेबस है, यही है जो तुम्हें निपटाते चले जाना है। सबसे पहले तुम्हें 5th लिस्ट के क्वेश्चन से शुरू करना है, उसके बाद 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चंस वाली लिस्ट निपटानी है, उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स कैरिंग वाली लिस्ट निपटानी है, उसके बाद स्पेशल क्वेश्चंस वाली लिस्ट, और फिर आखिरी में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट को खत्म करना है। अब देखो, हमने पूरे सिलेबस को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, इसीलिए अब हमें घसीटा नहीं मारना है, न ही रट्टा मारना है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देना है। अगर एक क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया है तो सबसे पहले तो उसका आंसर ढूंढना है, और फिर उस आंसर से सवाल पूछना शुरू कर देना है। और ऐसा करने के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स का ये कहना कि बेटा अगर तुम मुझसे 10 बार भी पूछेगा तो मैं 10 बार जवाब दे दूंगा, ये सुनने में ही अच्छा लगता है। जब सब समझ जाओ कि इस क्वेश्चन का ये आंसर इस वजह से है, और जब सब कुछ जस्टिफाइड लगे, तो अब तुम्हारी बारी है उस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे लिखने की। यही तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ करना है। देखो, जैसे गिटार को सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि बेसिक सीखो और फिर एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ो, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा बोरिंग लगता है। मैं क्या करूंगा कि मैं सीधा उस गिटार पर कोई गाना प्ले करना सीखूंगा, और फिर उसको सीखने के प्रोसेस में मैं बेसिक्स अपने आप सीख जाऊंगा। बिल्कुल यही चीज हम पढ़ाई के साथ भी कर रहे हैं। देखो, ये सब होगा तभी जब तुम्हारी नियत होगी करने की। तुम्हारा एग्जाम्स में पास होना किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए, तभी ये सब टास्क पूरे होंगे। दिमाग में हरदम यही चलते रहना चाहिए कि मैंने कितने क्वेश्चन समझ लिए हैं, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और इसीलिए तुम्हारी इस पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा रूटीन भी होना चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें कोई रूटीन बना के नहीं देने वाला, क्योंकि वो चीज सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स दे देता हूँ जो तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। नंबर 1, अगर तुम सुबह उठते ही पहले ये सोच रहे हो कि मैं पहले फ्रेश होऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर मेडिटेट करूंगा, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा, तो ऐसा करना तुम्हारी गलती है। क्योंकि पहली बात, सुबह उठने के बाद तुम्हारे अंदर जो फ्रेशनेस होती है, जो एनर्जी होती है, तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। अब देखो, अगर तुम ऐसे इंसान थे जो हमेशा आलस में ही पड़ा रहता था, प्रोकास्टिनेट ही करता था, तो फिर सुबह उठने के बाद जो एनर्जी है उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तुम पढ़ाई करने से पहले इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करने लगते हो कि पहले नहा लेता हूँ, फिर खा लेता हूँ, फिर मेडिटेट कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठूंगा, तो तुम पढ़ाई को उतना फोकस, उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। ये बात मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो इस चीज की बहुत समय से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, वो रोज ही ये चीज करते हैं। ये बात मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग प्रोकास्टिनेट करते रहते थे, आलस में पड़े रहते थे, और अब ये मेहनत करने जा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करने के बाद जब ये पढ़ने बैठेंगे तो इनको नींद आने लगेगी। इसीलिए वो जो सुबह की एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और कई बार अगर हमारी पढ़ने की नियत ही नहीं होती है, तो ये इतना ज्यादा प्रिपरेशन करना हमारा जानबूझकर पढ़ाई को डिले करने का एक तरीका बन जाता है। हमको लगता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे प्रोकास्टिनेशन का ही एक चालाक वर्जन समझता हूँ। अब इस बात को ध्यान से समझो कि सुबह होते ही तुम्हें 20 मिनट के अंदर फ्रेश होके, मुंह धो के, अपना पानी लेके पढ़ने बैठना है। ऐसा करने से तुम दिन की शुरुआत में ही काफी काम खत्म कर
कर लोगे और सुबह से ही मोमेंटम बन जाएगा। नंबर 2, याद है ना मैंने बोला था कि पास्ट से अपने आप को जोड़कर मत रखना। ये बिल्कुल भूल जाना कि तुमने कल अच्छा क्या किया था या फिर कल बुरा क्या किया था। तुमने अगर कल जोरदार मेहनत की थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज तुम अगर थोड़ा कम भी पढ़ो तब भी चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। रात गई बात गई, तुम्हारी कल की मेहनत से तुम्हें जो मिलना था वो मिल चुका है। अब अगर आज भी तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए आज मेहनत करना होगा। नंबर 3, ऐसा कई बार होगा कि तुमसे कुछ गलतियां हो जाए या तुम अपने दिए हुए कमिटमेंट से हार जाओ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम हरदम एक परफेक्ट शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम होश में आओ, तुम्हारा अपने आप पर कंट्रोल आए, तुरंत जीतने के लिए लड़ना शुरू कर दो। दिन के अंत में तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि मैंने अपनी नाव को डूबने नहीं दिया। हाँ, मैं आज हारा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि हारने से ज्यादा मैं जीता हूँ। दोस्तों, मैंने वो सब कुछ बता दिया है जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा, लेकिन अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एग्जाम वाले दिन पर। और अब हम पूरा फोकस करेंगे प्रेजेंटेशन पर, क्योंकि जितना भी पढ़ा है वो अगर ठीक से प्रेजेंट कर दिया तो काम बन जाएगा। हो सकता है कि आपके परसेंटेज आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चले जाए। तो सबसे पहले जिस तरह से प्रिपरेशन के बारे में बात शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि हमें सिलेबस को नहीं, एग्जाम पेपर को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। वैसे ही जब आप एग्जाम दे रहे होगे तब आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको पेपर पे उतारने के साथ साथ आपको उस एग्जामिनर की साइकोलॉजी को भी समझना होगा जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो, जो भी व्यक्ति तुम्हारी कॉपी चेक करेगा वो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है जो जानबूझकर तुम्हारे नंबर काटेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर तुम उसको मजबूर कर दोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। वो एक एम्प्लॉय है जो अपना काम करने बैठा है, उसे ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करनी है, उसके उसे पैसे मिलते हैं। उसका मकसद है कि जल्द से जल्द कॉपी चेक होती चली जाए, और अगर तुम उसको उसके मकसद को पूरा करने में उसकी मदद कर दोगे तो वो उसके बदले में तुम्हें अच्छे नंबर दे देगा। तुम्हें बस ये सोचकर चलना है कि मेरी कॉपी खुलते ही वो व्यक्ति पेजेस पर ग्लाइड होते हुए आगे बढ़ता चले जाए, वो कम से कम समय मेरी कॉपी को चेक करने में बिताए। और ऐसा करवाने के लिए इन सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, हमें सबसे पहले एग्जामिनर के दिमाग में एक पॉजिटिव बायस क्रिएट करना होगा, ताकि वो अज्यूम करके चले कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो। और ऐसा 1 सेकंड में हो जाएगा अगर एग्जामिनर को कॉपी खोलते ही अच्छी हैंडराइटिंग दिख गई। उसके दिमाग में तुरंत एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाएगा। वो सबकॉन्शियसली ये मान लेगा कि तुमने ठीक आंसर्स लिखे होंगे, और क्योंकि अब उसके दिमाग में एक बायस बन गया है तो वो कॉपी को बहुत सीरियस होकर चेक नहीं करेगा और छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन ध्यान रखना कि हैंडराइटिंग को अच्छा करने के चक्कर में अपनी स्पीड को मत गवा देना, वरना हैंडराइटिंग की वजह से जो फायदे होने थे उससे ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। नंबर 2, बोर्ड एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो लिखोगे उसका कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने का चांस हमेशा होता है। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो जनरली तुम्हें जो भी पता है उसके बारे में जो भी नॉलेज है उसे कॉन्फिडेंटली लिखो। मैं तो हर एग्जाम में ये सोचकर बैठता था कि मुझे अपने सर से दिमाग को बाहर निकालकर कॉपी पर निचोड़ देना है। नंबर 3, पेज पर अपनी पूरी जगह लो। तुम्हारे आंसर्स को देखकर ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे कोई अंडर कॉन्फिडेंट आदमी सिकुड़ कर बैठा है। तुम्हारे आंसर्स में तुम्हारे कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। वर्ड्स के बीच में स्पेस रखो, इससे आंसर्स भी बड़े लगेंगे। वर्ड्स को चिपका कर लिखने से आंसर्स कंजस्टेड लगते हैं। वैसे ही एक ही पैराग्राफ में सब कुछ घुसा देना अच्छा नहीं लगता। नए पॉइंट्स को, नई बात को पैराग्राफ चेंज करके लिखो। और एक बात की, एग्जाम्स में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। जो आंसर्स छोटे लगे वहाँ पर नए नए एग्जांपल्स लेके, नए नए सिनेरियोस लेके उस आंसर को अच्छे से समझाओ। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में तुम्हें बहुत छोटी सी चीज पता है तो उस छोटी सी ही चीज को अलग अलग तरीके से समझाओ, घुमा फिरा के समझाओ। नंबर 4, देखो, हमें बहुत ही चालाकी से अपनी गलतियों को एग्जामिनर के सामने छुपाना है और स्ट्रेंथ्स को दिखाना है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर वही पढ़े जो तुम उसे पढ़वाना चाहते हो। नंबर 5, काटा पीटी मत करो। एग्जामिनर के पास तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर काटा पीटी करोगे तो उसका ध्यान ज्यादा जाएगा तुम्हारी मिस्टेक्स पर। एग्जामिनर एकदम फ्लो में आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन उसे जैसे ही काटा पीटी दिखेगी वो रुक जाएगा। उसे लगेगा कि आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए हो सकता है कि वो और गलतियां निकालने लग जाए। इसीलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो यही है वो 5 पॉइंट्स जिन पर तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना है जब तुम एग्जाम दे रहे होगे। देखो भाई, अगर मेरी कही हर एक बात तुमने अपने अंदर उतार ली है और फॉलो की है तो तुम्हें इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर इन सब चीजों में कोई दिक्कत आ रही है या फिर मुझसे कुछ पूछना है या मुझे कुछ बताना है तो मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक जरूर करना।